हेलो एवरीवन, रविंद्रा 24x7 लर्निंग ऐप के में आपका स्वागत है। मैं एस.के. झा, आपका इकॉनमी का टीचर, और मैं इस पूरे कोर्स के दौरान आपको इंडियन इकॉनमी पढ़ाऊंगा। आपको पता होगा कि अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस किया है तो इकॉनमिक्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन तो ऐसे तो संख्या हमेशा कभी कम कभी ज़्यादा, और जो पैटर्न है क्वेश्चन का, तो ऑन एन एवरेज हम देखें तो जो कोर्स एरिया है उससे तकरीबन 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। और जो अगर आप करंट को भी जोड़ दें तो कुल मिला के 25, 26, 27 क्वेश्चन के आसपास ये कवर करता है। कभी ये बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। यूपीएससी का जो पैटर्न है, ठीक है, वो एक जैसा नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है। आपने देखा कभी करंट पे ज़्यादा जोर होता है, कभी वो कोर इकॉनमी पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, कभी वो अप्लाइड क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमारा जो तैयारी होगा, जो भी मिनिमम टाइम है, मैं कोशिश करूँगा कि 40 घंटे में आपके सिलेबस को कंप्लीट करूँ। मेरा जो अप्रोच होगा वो लिंक करके मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है इस सब्जेक्ट में चीज़ों को अलग करके नहीं पढ़ सकते हैं। जब बात करें करंट की, तो हर एक टॉपिक पे, चूँकि ये सब्जेक्ट बहुत ही डायनामिक है, तो हर एक टॉपिक पे, ठीक है, निश्चित रूप से जो करंट डेवलपमेंट्स हैं या हुए हैं या होने वाले हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को मैं कवर करूँगा। अब जैसे सबसे पहले आप देखें मैं कैसे पढ़ाऊँगा। एक चीज़ और, जो टॉपिक आपके सामने आ रहे हैं, तो जब मैं किसी टॉपिक को शुरू करूँगा तो बिल्कुल जीरो से और बिल्कुल टिल द डेट, यानी आज अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो कल तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसको मैं डिस्कस करूँगा। और ख़ास करके जो बजट और इकॉनमिक सर्वे है उसको भी मैं साथ साथ लेके चलूँगा। मेरा अपना मानना है कि जब आप पढ़ेंगे इकॉनमिक सर्वे, आप देखेंगे बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, करीब 2 वॉल्यूम है, 400 पेजेस का। तो एक तो अप्रोच है कि उसको हर एक बार में 6-7 क्लास में इकॉनमिक सर्वे को चैप्टर वाइज में पढ़ाऊँ, लेकिन वो आपके उतना काम नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे बेहतर क्या होता है कि जैसे हमने कोई टॉपिक शुरू किया, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी या टैक्सेशन, तो उसमें क्या होगा कि मैं शुरू करूंगा बेसिक से पूरे कंसेप्ट के साथ साथ, और जो भी डेवलपमेंट है इंक्लूडिंग, ठीक है, इकॉनमिक सर्वे, वो मैं साथ साथ ही चर्चा करूंगा। जिससे क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट की समझ होगी और आप चीज़ों को आराम से क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। और तब जो है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, चाहे वो कंसेप्ट हो, कोर इकॉनमी हो, चाहे वो आपका करंट हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हर एक टॉपिक के साथ साथ मैं करंट भी अप टू डेट करता रहूँगा। तो ज़रा देखें सिलेबस का जो रूप होगा वो किस रूप से। अगर आप प्रीलिम्स के सिलेबस को देखेंगे तो अनडिफाइंड है, मुश्किल से 2 लाइन का है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ आप सिलेबस जो है देखेंगे, पढ़ेंगे, टॉपिक जो मेंशन है, तो एक भी क्वेश्चन हो सकता है उसमें से ना आए। यहाँ पे क्वेश्चन जो है हर एक सेक्शन को कवर करता है, क्योंकि चीज़ें आपस में सारी जुड़ी हुई हैं। जो इंटरनल इकॉनमी है उसका लिंक एक्सटर्नल इकॉनमी से है। अब जो ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं, इंडिया के बाहर जो कोई बदलाव होता है, तो क्या उसका असर जो है इंडियन इकॉनमी पे होगा? बिल्कुल। जो सरकार की जो घरेलू पॉलिसी है, डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, तो दे आर गेटिंग एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द मोमेंट्स इन द ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो बदलाव होगा उसका असर क्या होगा, हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। आप देखते होंगे कि शेयर बाज़ार में हमेशा फ्लक्चुएशन होता है। तो ग्लोबल चेंजेस, ये अलग बात है कि हम ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। तो ज़रा देखें, ठीक है, हमने सिलेबस को जो डिज़ाइन किया है, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स पढ़ाऊँगा, ठीक है, इंडियन इकॉनमी। क्योंकि जब तक आपको कारण, हमारे प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आएंगे, तब तक आप इसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, रीजन्स बिकम रेमेडी, यानी जो कारण है वही उसका क्या है, उपाय भी है। तो पहले एक बार जब कारण समझ में आएगा तो आप खुद ब खुद उपाय को ढूंढ लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कई बार कहता हूँ कि आप गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? क्योंकि आपके लिए इनकम जनरेट नहीं हुआ, ये कारण है। उपाय क्या है? तो वही उसका उपाय है, यानी आपके लिए आय का सृजन हो। तो पहले टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा बेसिक्स ऑफ इंडियन इकॉनमी, हमारे प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और प्रॉब्लम्स और उसका सलूशन क्या है। क्योंकि जब करंट पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है सरकार अपनी योजना बनाती है, बहुत सारे कदम उठाती है, पॉलिसी को बदलती है। तो पर्पस क्या है, वो सारे किस में आ जाएंगे, सोल्यूशन में आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या ज़रूरी है, प्रॉब्लम्स को समझना। सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड इकॉनमी। जो वर्ल्ड इकॉनमी है, पर्टिकुलरली जो डेवलप कंट्री हैं, उनकी क्या समस्या है। देखो, समस्या सबके साथ है, सिर्फ नेचर ऑफ प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। प्रॉब्लम जो है गरीबों के साथ भी है, प्रॉब्लम्स अमीरों के साथ भी है। कहा जाता है कि पुअर दे डाई बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन, रिच बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तो है ही। तो उनका जो प्रॉब्लम है, उसका जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, ठीक है, एक दूसरे बिल्कुल हमसे अलग है। लेकिन क्या दोनों के प्रॉब्लम्स में कोई जो है लिंक है? बिल्कुल है।
नेचर ऑफ प्रॉब्लम डिफरेंट है, ठीक है, यानी कि दो अलग अलग मरीज हैं और दोनों जो है अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त है। तो क्या, लेकिन दोनों में संबंध क्या है? अब देखो, आप हर एक देश में सरकारें होती है और सरकार जो है अपने देश में जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए पॉलिसी बनाती है और पॉलिसी बदलाव करती है। अब अमेरिकन सरकार ने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉलिसी बदलाव किया, बिल्कुल करेगी, हर एक देश की सरकार को इस बात का अधिकार है। लेकिन इसका भारत से क्या संबंध है? तो ज़रा आप यही समझ लें कि अमेरिकन सरकार अगर पॉलिसी में अगर बदलाव करती है तो उसका असर भारत पे कहाँ होता है? तो करेक्ट आंसर है कहाँ नहीं होता है, सर से लेकर पैर तक, ठीक है, और हम प्रभावित होते हैं। और उस हिसाब से फिर हम जो है डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को, घरेलू नीतियों को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो दोनों में जो संबंध है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक के बाद आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाएंगे। आपको इकोनॉमिक्स जो है, जो पढ़ने से पहले एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करेगा, और तब हम लोग मूव करेंगे जिस सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा सेक्शन है, और वो है आपका फिस्कल पॉलिसी, यानी राजकोषीय नीति, जिसमें हम लोग हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे इंडिया का टैक्स सिस्टम है, उसके बाद जो है फाइनेंस कमीशन आप देखेंगे 15वां है उसका रिपोर्ट, देन बजट आप पढ़ेंगे, उसके बाद टैक्स रिफॉर्म है, जीएसटी, ठीक है, डीटीसी की बात हो रही है, या जो भी करेंट मुद्दे हैं, क्योंकि आप देखेंगे अभी जो है कोविड-19 के कारण सरकार के राजस्व में एक भारी मात्रा में कमी आई है। तो आखिर उन सबों का उपाय क्या है, ठीक है। उसके बाद आप चले जाएंगे किसमें, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, जिससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। इन सेक्शन की बात करें, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, तो इन दोनों को मिला दें तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे, ठीक है, मनी से मैं शुरू करूँगा, मनी बैंकिंग, फिर हम लोग जाएंगे मॉनेटरी पॉलिसी पे, मौद्रिक नीति में, जिसमें CRR, SLR, रेपो रेट, ये सब तो पढ़ते हैं। तो ये आपके हैं कन्वेंशनल, जो बुक में आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावे बहुत सारे अनकन्वेंशनल मेजर्स जो है सेंट्रल बैंक लेके आती है। अनकन्वेंशनल का मतलब होता है कि जो रेगुलर बेसिस पर उसको फॉलो नहीं किया जाता है। कुछ नाम आपने सुना होगा, जैसे हेलीकॉप्टर मनी, आपने सुना होगा डेफिसिट फाइनेंसिंग चर्चे में है, आपने सुना होगा ऑपरेशन जो है ट्विस्ट की बात हो रही है। तो ये सब जो है नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं अनकन्वेंशनल, ठीक है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। आपने सुना होगा कि जो है MCLR का कंसेप्ट आया, फिर अब जो है उसके बदले अब रेपो रेट का कंसेप्ट आ रहा है। तो जितने भी करेंट डेवलपमेंट हैं, लेकिन पहले ज़रूरी है कि जो कंसेप्ट हैं, ठीक है, तो साथ साथ वो मैं डिस्कस करूँगा एक एक चीज़। उसके बाद हम लोग सीधे मूव करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर पे, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर एक साल आता है प्री में, ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे करेंट अकाउंट यानी चालू खाता और पूंजीगत खाता, उससे संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर एक्सचेंज रेट, विन वेदर को लेके भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि आखिर भारत किस विन वेदर को फॉलो करता है, ये कैसे तय होता है, ठीक है। रुपया अगर कमज़ोर हो गया, ठीक है, तो फिर जो है उसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। प्रभाव दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन ये कैसे काम करता है, एक एक चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा। फिर जो है फॉरेन ट्रेड भारत का हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एक्सटर्नल सेक्टर में FDI और FPI। आप देखें वर्तमान में, ठीक है, भारत में अगर आज की बात जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अर्थव्यवस्था बहुत बुरे हाल में है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि शेयर बाज़ार जो है ऊपर जा रहा है। तो भारत में जो FDI की पॉलिसी है, दोनों में क्या अंतर है, भारत की पॉलिसी क्या है, FDI संबंधित, FPI संबंधित। अभी आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने FDI रूल में बदलाव किया है, तो आखिर क्यों किया है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो एक एक चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, बहुत ही टेक्निकल है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे जो थोड़ा थोड़ा ईजी है आपके लिए, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, जनसंख्या है, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ डेवलपमेंट और इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं। GDP क्या है, अभी आपने सुना होगा GBA, ठीक है, तो GBA क्या है, GDP से इसका क्या संबंध है, क्या है GDP से अलग चीज़ है। उसके बाद आप देखेंगे कि भारत सरकार मूव करती है कभी GDP पे, कभी GBA पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन भी आप देखेंगे, लेकिन ठीक है, उनमें क्या अंतर है, एक एक चीज़ में डिस्कस करूँगा। इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशित विकास, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे राष्ट्रीय, उससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट हैं जो प्री के लिए आपका जो है ज़रूरी है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर ग्रोथ और इन्फ्लेशन, ठीक है, ये एक मेन टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना, ठीक है, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति दोनों आपको समझ में नहीं आएगा। कारण देखो, ठीक है, भारत सरकार की जो दो पॉलिसी होती है हर एक देश में, एक होती है राजकोषीय नीति जो भारत सरकार के पास है, और मौद्रिक नीति जो RBI के पास है। तो दोनों में हमेशा समय समय पर देखा होगा अपने टकराव होता है। तो कारण क्या है, कारण क्या है, क्योंकि भारत सरकार काम करती है ग्रोथ थ्योरी पे और RBI काम करती है इन्फ्लेशन थ्योरी पे।
और दोनों के बीच जब तक आपके पास संबंध पता ना हो, दोनों में आखिर संबंध क्या है ग्रोथ इन्फ्लेशन में, तब तक आप ना तो राजकोषीय नीति समझ पाएंगे और ना ही मौद्रिक नीति। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, भारत में 3-4 साल पहले कंसेप्ट आया इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है। यानी भारत में तय हुआ है कि भारत में महंगाई की दर को 4% के आसपास रखना है, ±2%, यानी कीमतें बढ़े लेकिन 4% के दर पे। अब यह बड़ा अजीब साच है। उसी हिसाब से आरबीआई को अपनी पॉलिसी को क्या करना है, तैयार करना है कि आरबीआई का भी दायित्व है कि भारत में महंगाई की दर को 4% के आसपास मेंटेन करना है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि 4% से बेहतर तो 0% होता है, ठीक है। अगर महंगाई की दर 0% है यानी कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, और एक केस है कि कीमतें 4% से बढ़ी है, तो बेहतर कौन सा हुआ? तो स्वाभाविक है आम भाषा में 0%। अगर कीमतें घट रही हैं तब तो आपके लिए और बेहतर है, लेकिन ठीक है ऐसा नहीं है, ठीक है। आखिर इससे संबंधित क्या कंसेप्ट है, तो ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये इसके बिना ना आप राजकोषीय नीति समझ पाएंगे ना ही आप मौद्रिक नीति समझ पाएंगे। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? फिर बाद में तीनों सेक्टर को डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। यहाँ पे आपका जो मेजर फोकस होगा जो बजट में और आर्थिक समीक्षा में, ठीक है। और अंत में जो आपके मिसलेनियस हैं, जो भी छोटे बड़े हैं, उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। मैं चीज़ों को कोशिश करूँगा आपस में लिंक करके पढ़ाऊँ, और ठीक है आपके जो एनालिटिकल स्किल है, एनालाइज करने की क्षमता है। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है कि ठीक है क्वेश्चन आपको जो है दे दिया गया, लेकिन ऑप्शन जो 4 होते हैं, ठीक है, वो इस तरह से होते हैं कि बड़ा कन्फ्यूजन होता है। पढ़े हुए टॉपिक से आपका आंसर गलत होता है। कभी आपको लगेगा ए भी सही है, कभी आपको लगेगा बी, दोनों सही है, और उस तरह के ऑप्शन है नहीं। फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे मेजर चीज़ है क्रैक द क्वेश्चन, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, यानी क्वेश्चन को क्रैक करना, ठीक है। यानी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। एक बार जैसे ही क्वेश्चन को आपने क्रैक कर दिया, ठीक है, तो 50% आपका प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता है। तब आप जो है, ठीक है, उसका सही आंसर ढूंढ पाएंगे। तो बीच बीच में मैं जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या उम्मीद है जो पूछे जाएंगे, ठीक है, उन पे मैं चर्चा करूंगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, एंड आई होप कि आई विल मेक दिस सब्जेक्ट वेरी वेरी इजी एंड कंफर्टेबल फॉर यू, ठीक है। थैंक्स, ठीक है। वेट फॉर द क्लास टू